बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का बहुत ही मोतबर नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों की शनाख्त, नुमाइंदगी और वक़ार को एक नई सिमत अता की। एक ऐसी आवाज़ जो ऐवानों में भी सुनी जाती है और हुकूमती पॉलिसियों पर भी असरअंदाज होती है। कामयाब बिजनेस लीडर, सरबरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, सैयद कमर रज़ा। अच्छा कमर भाई, आप एक ज़ाहिर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं जो कई हवालों से बड़ी पेचीदा भी है, बड़ी मुश्किल भी है। बहरहाल हमारी खबरें कहती हैं कि आपने बड़े नए नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए। बुनियादी तौर पे जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात आती है तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है, और पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ किसी भी हुकूमत के दौर में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखा जाता है, उनके हक में जब बात की जाती है तो कहा जाता है वो इतना ज़र्रे मुबादला भेजते हैं। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए सिर्फ ज़र्रे मुबादला भेजने का जरिया ही रह गए। वो हमारे भाई हैं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। उनको इस नज़र से क्यों नहीं देखा जाता कि वो बाकायदा एक तरह से ख़ास तौर पे जो अरब मुल्क है वहाँ पे तो मजदूरी करते हैं बेचारे। चलें, आप जैसे जो रईस हैं वो तो लंदन और अमेरिका में माशाल्लाह एरिस्टोक्रेट हैं, लेकिन जो ये बेचारे मजदूर हैं ये तो अपने घरों से दूर कष्ट काट रहे हैं, जेल काट रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल सर, कोई शक तो ये हम उनको कब तक सिर्फ ज़र्रे मुबादला का एक पैकेज ही समझते रहेंगे? इन्ने पैसे भेजे ने, इन्ने नहीं भेजे, घट भेजे ने, वध भेजे ने, बस? नहीं सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया कि मैं उनकी तर्जुमानी कर सकूँ और जो आपके ऑडियंस के जहन में सवालात हैं ओवरसीज़ के मतलब उनका जवाब दे सकूँ। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा सर जी। पर्टिकुलरली जो मिडल ईस्ट में हैं, जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं और जो लेबर क्लास है हमारी, उनकी ज़िंदगी बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी है और फैमिली से 2-2, 4-4 साल दूर रहना सबसे मुश्किल काम ये है। फिर अपने मुल्क से आप बेगाने मुल्क में होंगे तो उसका एक एहसास, ये भी बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ उनकी सेक्रीफाइस है। और फिर गर्मी सर्दी, एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, मसला ये है कि 78 ईयर्स में आई विश कि हम वो काम करते और हमारे लोगों को वहाँ जाके मजदूरी ना करनी पड़ती, यहाँ अपने प्यारों के पास होते, अपने घर में मेहनत करते, काम करते और अपनी फैमिलीज़ को लेके आगे चलते। बट जो सूरत हाल है वो है, और मैं समझता हूँ कि वो लोग सिर्फ ज़र्रे मुबादला की मशीन ही नहीं है, बस ये, बल्कि वो हमारी फैमिली है, वो हमारा हिस्सा है। और यकीन जाने मुझे तो उनसे बहुत हमदर्दी भी है। और इस वक्त ये गवर्नमेंट फुली डिटर्मिन्ड है ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हर आने वाला दिन ओवरसीज़ के लिए बेहतरी का दिन होगा। बुनियादी तौर पे ये मैंने यही पूछा है कि हम उनको ज़र्रे मुबादला की मशीन ही समझते हैं। दोनों तरफ से जब ताना भी दिया जाता है वो देखो जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, और उधर से ये कहा जाता है कि जी देखें हम इतना ज़र्रे मुबादला कमा के देते हैं, आप हमारी कदर ही नहीं करते। ज़र्रे मुबादला को साइड पर रख के जब उनको आप ह्यूमन बींग के तौर पर देखते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला जो अरब मुल्कों का है वो पाकिस्तान आके मुलाकात करना है अपने प्यारों से, ठीक है ना, वो तो मसाइल अपनी जगह। तो जो एक बड़ी एक सीधी सीधी सर्विस दी जा सकती है, इसमें पता नहीं आपके दौर में काम हुआ है या काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो ये कि कम से कम उनकी आमदोरफ्त को सस्ता और आसान तो किया जाए, ट्रैवलिंग आसान की जाए, उनकी सस्ता भी किया जाए, आसान भी किया जाए। एक मजदूर बेचारा सऊदी अरब में, मस्कत में, कुवैत में, वो बेचारा सोच भी नहीं सकता इतने पैसे इकट्ठे करेगा हर साल, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 6 माह बाद। तो हुकूमत उनकी टिकट को सब्सिडाइज नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। कई बंदे मतलब ऐसे जो वीजे की वजह से नहीं आते, बहुत सारे ऐसे जो टिकट की वजह से नहीं आते। हमारे जब 4-4 साल बाद आते हैं तो वो जाहिर है कि बच्चे यही कहते हैं अम्मा वही आया 4 साल बाद वो भाई आ गया, अब बच्चे की ले आए, कहते पुत्र टिकट ही ले आए, नहीं सर, इस तरह से नहीं है। देखें जो लोग वहाँ पे लेबर क्लास है, कंपनीज में काम कर रही हैं, जब छुट्टी का टाइम आता है जो एक एग्रीमेंट होता है तो कंपनी उनको टिकट प्रोवाइड करती है। हैविंग सेड दिस, आपकी बात बहुत वैलिड है। टाइम के साथ हमने PIA जो कि दुनिया की एक बेस्ट एयरलाइन थी, वो स्लोली ग्रेजुअली, अब मैं इस बहस में नहीं जाता किसने क्या किया, और आपके सामने है जो हमने अशर किया PIA का। जब PIA थी तो टिकट सस्ता भी था, एक कंपटीशन भी था, और टाइम के साथ हमने PIA को वहाँ ले आए जहाँ पे
तकरीबन बैन ही करा दिया। हाँ, अब मैं कोई लेने समझता के लिए भी तैयार नहीं है। जी नहीं सर, अब रिवाइवल हो गया है। यूरोप में भी जो पाबंदी थी ख़त्म हो गई, यूके में भी जो पाबंदी थी PIA पे वो ख़त्म हो चुकी आप है। इसका नाम फिर ले आइए कर दिए। अच्छा रिवाइवल हुआ है कि जब रिवाइवल हो गया तो हम उसको दे रहे हैं दूसरों को रिवाइव करके सर दे किसी रहे हैं। दूसरे को नहीं दे रहे, जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तानी की कंपनीज मिलके कंसोर्शियम PIA ख़रीद रहा है, और मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन हल है, और इसी से आप देखेंगे बहुत जल्द PIA का रिवाइवल। काफ़ी दहाइयों से आप यूके में एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में आपके ताल्लुकात भी हैं, पाकिस्तानी से भी और वहाँ की हुकूमतों के साथ भी। तो आपको जो नई ये जिम्मेदारी सौंपी गई जब, तो आपका ये जो एज बिजनेसमैन एक्सपीरियंस है, अपना ज़ाती जो तजर्बा है, ये कितना काम आया आपकी इस सरकारी जिम्मेदारी के हवाले से? पहले तो मैंने सोचा इस बारे में, क्योंकि आप देखें ना, किसी की कंस्टिट्यूंसी है तो एक थोड़ी सी कंस्टिट्यूंसी है। Exactly. ये अगर उसका काम है तो मुल्क के अंदर है। तो ये जो ओवरसीज़ हैं, ये तो दुनिया के 160 से ज़्यादा ममालिक में हैं, और हमारे पास डेटा भी ठीक नहीं है इनका। मेरे ख्याल में ये कोई 25 मिलियन लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं। ठीक है सर, तो ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने शायद चुना हो इस काम के लिए। और ये जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है, आप फिर कहेंगे रेमिटेंस का जिक्र कर रहे हो, ये 78 बिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान भेजते हैं। सही। उसको हम चैनलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाए। नहीं, मैं रेमिटेंस को मैं वजाहत कर दूं, अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि मैं रेमिटेंस की अहमियत के खिलाफ हरगिज़ नहीं हूं, और बहुत उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और मैं भी वक्तन फ़वक्तन जब मुझे अपनी बात में वजन पैदा करना होता है तो मैं भी यही कहता हूं कि ये लेकिन मैं ये कहता हूं कि उनको रेमिटेंस से हट के भी उनको एक इंसान के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारे अरब मुल्क में गरीब मजदूर क्लास है, उनको ज़रूर देखा जाए। सर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो उनकी इम्पोर्टेंस है, जो उनकी अहमियत है, मुझसे अगर आप पूछें तो मैंने मेन काम ही, मैं समझता हूँ किसी हद तक मुझे कामयाबी हुई है कि जो ओवरसीज़ की एक इम्पोर्टेंस बनती है, उसकी रियलाइजेशन जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो रियलाइजेशन हो चुकी है, और इसमें हर आने वाले दिन में इजाफा हो रहा है। अच्छा कमल साहब, आपको 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से डायस्पोरा एक्सीलेंस अवार्ड मिला था सर। तो आपने बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं। जब आपको ये पोजीशन दी गई, आपको ये पोजीशन, तो आप फरमाइएगा कि आपने कौन से ऐसे नए इनिशिएटिव लिए हैं जिस पे आप ये जब कल चले जाएंगे, ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये काम मैंने किया हुआ है। वो कौन सा ऐसा खास काम है? जुनैद साहब देखें, सबसे पहले जो कंप्लेंट्स थी ओवरसीज़ की, वो मैंने देखी हैं कि उनके अपने, उनके अजीज़ व कारब, उनके कराबतदार उनकी ज़मीनों जायदादों पे कब्जा कर लेते हैं, और फिर अगर आप यहाँ सिविल कोर्ट में चले, बताते जाते हैं अपने चाचा या मामू को, बताते जाते हैं कि चाचा जी तुम्हारी ज़मीन की वैल्यू बड़ी वध बड़ी वध रही है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और फिर अगर कोर्ट में चले जाएं तो सिविल कोर्ट में दाइयाँ लग जाती हैं और फैसला नहीं हो पाता। तो वो इतना मुश्किल एक इंसाफ है यहाँ पे, जो नापायदा नहीं मिल रहा हमें। तो उसके लिए फिर मैंने एक कानून के लिए बनवाने के लिए कोशिश की, एक बिल पेश किया, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, और सालिक चौधरी साहब जो मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ के। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मदद की, और अब वो एक कानून बन चुका है कि जो ओवरसीज़ के जायदादों के मसाइल हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो बन चुकी हैं इस्लामाबाद में, पंजाब में और बलूचिस्तान में। जब हम बात कर रहे हैं अभी KPK, सिंध, आज़ाद कश्मीर और GB इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर वो कोर्ट्स भी एक्टिव हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ माइलस्टोन है। ये जो कोर्ट्स हैं 90 दिन के अंदर फैसला करेंगी, और अगर अपील में जाना होगा तो एक ही अपील होगी, वो हाई कोर्ट है, वो भी 90 दिन में फैसला वो जो मामला लटक जाता है वो नहीं होगा, नहीं होगा। और इसकी एक और खूबसूरत बात कमल भाई ये बताइएगा कि जो आप करने की ख्वाहिश रखते हैं, आप समझते हैं कि यार ये मैं काम कर जाऊँ ना तो ये मैं अपना हक अदा कर जाऊँगा। मेरी ख्वाहिश है सर कि मैंने इस पे प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे वो वेस्ट में है, मिडल ईस्ट में है, जिनके पास नाकिब कार्ड है,
या पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड है वो कंपलसरी OPF के मेंबर हों। और जो ओवरसीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो लैंड करते हैं किसी भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, वहाँ से लेकर वापस उनको जहाज़ पे बिठाने तक जो सर्विसेज उनको चाहिए उस सर्विसेज हम उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। और उसमें ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ हैं तो उसमें जो डिस्काउंट बनता है वो भी हम लें उनके लिए। इसमें मैं थोड़ी सी बात बताता चलूँ आपको कि ऑलरेडी हमने कुछ कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट किया है, IDC के साथ किया है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है 30% डिस्काउंट है अगर वो उनसे टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह से बेस्ट वेस्टर्न के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, 40% डिस्काउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए उन्होंने किया है। और बाकी होटल्स के साथ भी हम इस वक्त इन प्रोसेस हैं। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो OPF के मेंबर हैं, हर मेंबर 10 लाख रुपए के लिए इंश्योर्ड है। और अगर उसकी कोई फैमिली मेंबर, जिस अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो, जो पहला फैमिली मेंबर हो, वो भी 10 लाख रुपए के लिए इंश्योर्ड है। फिर इसमें जो मैं ये चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहीं भी अल्लाह ना करे डेथ होती है तो ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनकी बॉडी को रिपेट्रिएट बहुत करना। बड़ा इशू है जी हाँ, ये OPF की जिम्मेदारी हो कि उनको रिपेट्रिएट करे पाकिस्तान, उनके प्यारों तक पहुंचाए उस बॉडी को। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैं तो रोज़ देखता हूँ लोगों के साथ 50% से ज़्यादा फ्रॉड्स हैं। हाउसिंग सोसाइटी यहाँ बनाई इस मकसद, इस नीयत के साथ जाती है कि जी 70% इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी जैसे फर्ज कर लिया गया है कि सारे प्लॉट उन्होंने बेचने हैं। जी सर, ये ऐसे भी ही एक अजीब अप्रोच है। जी सर, देखिए पैसे उनके पास है और हर एक का और वो चाहते भी हैं पाकिस्तान में, हर एक की लाना, ख्वाहिश इन्वेस्ट होती है कि मैं अपना एक ड्रीम हाउस बनाऊं, तो वो प्लॉट लेते हैं। 50% से ज्यादा लोगों के साथ हाथ हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि OPF तमाम हाउसिंग सोसाइटीज की ड्यू डिलिजेंस करे, उनके साथ एक एग्रीमेंट करे, जिनके पास NOC है, जो डिलीवरेबल सोसाइटीज़ हैं, उनको नोटिफाई करे ओवरसीज़ को। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी ओवरसीज़ जो उन सोसाइटियों में से प्लॉट लेता है, अगर उसके साथ कोई कमी पेशी होती है तो वो सिक्योर, वो इंश्योर्ड हो। यानी OPF जो है आपका जो इदारा है वो बीच में एक गारंटर के तौर पे काम करे। ये अच्छी तजवीज़ है। ठीक है। नाज़रीन, सैयद कमर रज़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। सर, ओवरसीज की एक और बहुत बड़ी शिकायत ये है कि उनके साथ एयरपोर्ट पे बहुत बुरा सलूक किया जाता है। हर पाकिस्तानी की शिकायत। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कमर साहब ऐसा है। मैं अर्ज करता हूँ सर, देखिए मैं भी दुनिया घूमता हूँ। आप अमेरिका में किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप UK में किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, तो जाहिर है आपको डिसिप्लिन होना है, आपको लाइन में लगना है और लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करना है। मैं खुद यहाँ पर एयरपोर्ट पे विज़िट करता हूँ। अभी 4 दिन पहले मैंने 2.5 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गुजारे हैं, चूँकि आजकल एक कल्चर चला हुआ है, बहुत सोशल मीडिया पे इस चीज़ का चर्चा है कि ऑफलोड करने का। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिनको देखने की ज़रूरत है। मैं ऑफलोड के हक में बिल्कुल नहीं हूँ अनटिल अनलेस डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो किसी की। फिर आजकल ऐसी शिकायत भी हैं जी, जैसे कंबोडिया में पिछले दिनों आपने सुना होगा 28 लोग ऐसे थे जिनको यहाँ पे वर्क परमिट पे ले गए हैं और वहाँ जाकर उनसे पासपोर्ट ले लिए हैं और उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक और उनसे जबरी मुशक्कत ली जा रही है। जी जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ये जो जरूरत फिनोमेना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो पिछले 2, 4, 6 माह के दौरान देखने में आया है जी। इससे पहले जो मुसलसल पाकिस्तानी शिकायत करते हैं ना, नारवा सलूक जिसको कहते हैं, वो ऑफलोड नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी आए तो उनकी राल टपकना शुरू हो गई। FIA हुकाम से लेकर सबकी, एयरपोर्ट पे मौजूद पोर्टर से लेकर सबकी, वो कहते हैं कि बस डॉलर, ये आप ठीक फरमा रहे हैं, पर मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल जिस हद तक ये बयान किया जा रहा है उस हद तक ये हालात हैं। ज़रूर जो आपका पोर्टर भी है उसकी भी ख्वाहिश होगी कि उसको आप पाउंड में पैसे दे दें या डॉलर में दे दें, उसकी भी ये ख्वाहिश ज़रूर है, या कोशिश होती है किसी हद तक लोगों की, पर जितने बुरे हालात इस वक्त बयान हो रहे हैं ऐसे नहीं है। अच्छा भाईजान, अपना हम बहुत पहले जितने भी हमारे आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, आपको पता है कि वहाँ पर अपना फ़न पेश करने के लिए जाते हैं और बहुत स्पीड से जाते रहे हैं, और एक टाइम ऐसा था कि आना जाना ताइफे होते रहते थे। लेकिन आजकल इसमें बहुत ज़्यादा भुगतान हो गया, जबकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं जो वहाँ पर हमें देखना चाहते हैं, हमारे काम को, हमारे आर्टिस्टों को, कि वहाँ पर ड्रामा हो, वहाँ पर कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो या कोई म्यूज़िकल शो हो,
तो इसके लिए आपकी ओपीएफ क्या कर रही है? मतलब कोई इस तरह का कोई लायामल बन रहा है कि ये आना जाना लगा रहे? फैसिलिटेट करना, यानी आर्ट को प्रमोट करना, कल्चर को। देखिए ऑनेस्टली सबसे पहले तो ये हमारी डोमेन में नहीं आता, पर मैं समझता हूँ बाहर रह के एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि मैं खुद भी ओवरसीज़ हूँ, तो जितना हमें मौका मिलता है आर्टिस्ट को मिलने का, देखने का, सुनने का और इन्जॉय करने का, इतना शायद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मिलता होगा। तो ऐसा नहीं है, मगर कोई पर्टिकुलर केस है तो आप ज़रूर उसको मेरे नोटिस में लेके आएँ, क्योंकि हम तमाम एम्बेसी से कनेक्ट। इसकी तरह प्रोडक्शन कास्ट है ना, वो थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि वो सबके अपना वो प्रोडक्शन कास्ट तो चेक आपने लेना है, मैं तो नहीं। वहाँ पर देखें ना, टिकट सस्ता हो जाए, वहाँ का वीज़ा सस्ता हो जाए आर्टिस्टों के लिए। जहाँ मैं ओपीएफ को ले जाना चाहता हूँ, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, फिर बात दरमियान में रुकी। देखें, जो ओपीएफ का मैंडेट है, अगर ये तमाम लोग इसके मेंबर कंपलसरी हो जाते हैं तो हमारे मैंडेट में बैंक भी है और एयरलाइन भी है। सही। तो ओवरसीज़ का अपना बैंक हो, आप सोचें थोड़ी देर के लिए, जब ये बैंक होगा तो जब वो उसके खुद शेयर होल्डर होंगे तो वो उस बैंक को इस्तेमाल करेंगे। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो हम रेमिटेंस को बेहतर करें और तमाम जो रेमिटेंस हैं वो मेजॉरिटी चैनलाइज हो जाएंगी, और सेकंड जो हमारे ओवरसीज़ हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, ज़्यादा लेबर क्लास है। आप मिडल ईस्ट में भी देखें तो इंडियंस हमारे मुकाबले में वो बिजनेसेस में हैं और वो हमसे बहुत आगे हैं। पर कैपिटा इनकम जो है इनकी वो काफ़ी हमसे बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बैंक है ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल प्ले कर सकता है अपने लोगों को जो है ना अपलिफ्ट करने में। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो एयरलाइन है, जिस दिन इंशाल्लाह, और कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये कर ना सकें, तो जिस दिन ओवरसीज़ की एयरलाइन होगी तो टिकट सस्ते करेंगे आपके लिए। चले जी, गुड लक। ये क्रेडिट फिर हमारे प्रोग्राम को जाएगा कि हमने आपकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई थी। अच्छा, अगर मैं ये बताइएगा कि देखें, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, उनमें से 70% मसाइल तो वही हैं जो पाकिस्तानियों के मसाइल भी हैं, लेकिन वहाँ पे फील ज़्यादा होते हैं मल्टीप्लाई होके। तो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो भी इदारा है, जो ज़िम्मेदार इदारा है, उनकी किसी न किसी हवाले से बनती है, एक बुनत बनती है हर इदारे से कम हो जी, बिल्कुल। वजारत दाखिला क्या, वजारत खारजा क्या, ये लिंक्ड है, सफ़ीर हज़रात की तकर्री, कमर्शियल अताशी, सारे। तो आप नहीं समझते कि ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत है, ज़बरदस्त किस्म का है। कोई भी यानी ओपीएफ को एक छतरी के तौर पे तस्लीम करने को तैयार नहीं, हालांकि ओपीएफ को एक छतरी के तौर पे बिहेव करना चाहिए, उसको रोल दिया जाना चाहिए। ये जुनैद साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये इदारा बने हुए कोई 46 ईयर्स हुए हैं, और 46 ईयर्स में यहाँ पर मेरी जगह पे कोई ना कोई हमारे मिनिस्टर साहब रहे हैं, पॉलिटिशियन, और जो एमडी हैं वहाँ पर कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट रहा है, सेक्रेटरी लेवल का बंदा। तो जब ये इदारा बना था तो $55 इसकी इनकम थी। जो भी बंदा वीज़ा प्रोटेक्ट करवाता था तो $55 मिलते थे ओपीएफ को। आज 46 ईयर के बाद $14 मिलते हैं। तो जो इस पे काम करने की ज़रूरत थी उस तरह से काम नहीं किया गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से आपके प्रोग्राम में ये बताता चलूँ कि ये पहला साल है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स प्रेजेंट हुए हैं, बोर्ड ने अप्रूव किए हैं कि ओपीएफ फर्स्ट टाइम इन इज हिस्ट्री डेफिसिट से बाहर आया है। और इंशाल्लाह जिस तरफ जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो हमारा प्रोग्राम प्लान है, अगर हमें उसमें मदद मिलती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, कैबिनेट से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इदारा जो है ना एक नुमाइंदा इदारा होगा, और ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर खिदमत करेगा और कर भी रहा है। सऊदी अरब में एक दोस्त है, वो बहुत बरसों से, वो ख़ुद भी मैन पावर एक्सपोर्टर पाकिस्तान के चंद बड़े लोगों में से एक है। तो वो ये कहता है कि जब हमारे पास फिलिपीनी भी हैं, इंडोनेशियन भी है, मलेशियन भी है, पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। कहते हैं जब सब काम कर रहे होते हैं तो हम उनको वहीं पे खाना प्रोवाइड करते हैं। तो कहता है कि जैसे ही आवाज़ आती है ना, हम गाड़ी पे खाना भेजते हैं, यानी कैंटीन वो होती है, ट्रक होता है उनका। कहता है जैसे ही आती है ना, आवाज़ आती है कि खाना आ गया, कहता है सबसे पहले तेज़ी के साथ जो काम छोड़ता है पाकिस्तानी होता है। और रोटी आ गई, और वो काम करने में लगे रहते हैं, फिलिपीनी, इंडोनेशियन, वो अपना काम मुकम्मल करके फिर आराम से खाना खा ये। और फिर शिकायतें भी हैं पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा दीगर मुल्कों की निस्बत, क्राइम में भी हम ज़्यादा मुलव्वस है। सीधी बात है, सच्ची बात है। तो ये बिहेवियर ट्रेनिंग जो है, इसके लिए भी कभी कोई सोचा? जी सर, इस वक्त जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ इस वक्त
इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जा रही है और ख़ास तौर पे उसके सब्जेक्ट्स हैं, लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, लोगों को जो है ना अवेयरनेस दी जा रही है कि आपने बैठना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है, आपने बाथरूम कैसे यूज़ करना है, आपने खाना कैसे खाना है। ये बहुत ज़रूरी जी, ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें जो हैं जो वो सिखाई जा रही हैं इस वक्त। आप ये उनको बता रहे हैं ना कि पहले कुछ खाएंगे तो ही बाथरूम जाएंगे अगर खाएंगे नहीं तो बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से एक चीज फौरी लागू करनी पड़े तो कौन सी करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, शोखियां मारने पर पाबंदी। ऑप्शन नंबर 2, सस्ती चीजें भेजकर महंगी बताने वालों का मुहासबा। ऑप्शन नंबर 3, हम वतनों को वीजे का लारा लगाने वालों की छितरोल। ऑप्शन नंबर 4, रिश्तेदारों की ओवरसीज से तहाइफ की फरमाइशों पर पाबंदी। असल में ये शौकियाँ और वीज़े वाली दोनों चीज़ों ये कहने 2 ऑप्शन है। लारा नहीं लगाना और शौकियां नहीं मारनी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के ओवरसीज चैप्टर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ, पाकिस्तान से बाहर हम सब पाकिस्तानी हैं। सही। सियासत करनी है तो मुल्क के अंदर होनी चाहिए और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। का दिन एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। गुलशन में कभी हम सुनते थे वो क्या था फसाना फूलों का। गुलशन से कभी हम सुनते थे वो क्या था फसाना फूलों का। कलियों की कहानी कलियों से, फूलों का फसाना फूलों से। फूलों का फसाना फूलों से, वाह। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज वो हमसे कौन सा टैलेंट शेयर करने वाले हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय हम जैसे लोगों के लिए एक इश्क की तरह है। इसकी जानिब मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। एक मैं ठंडी चाह नहीं पींदा, दूजा फिक्की चाह नहीं पींदा। जेरी चाह च चाह ना होवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। तेरी चाह कोई वखरी चाह है जा मैं तेरी चाह नहीं पींदा। मैं कल्ला बह के चाह पीना वा पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। ते मेरा सब तो बड़ा असूल है मैं पल्लेओं चाह नहीं पींदा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करूंगी। शाद। कुछ डुंगियां सट्टां वजियां उतो उम्र न्यानी सी। कुछ डुंगियां सट्टां वजियां उतो उम्र न्यानी सी। हुण नहीं हसदे सजना और तस्वीर पुरानी सी। ओदी मां ना चंड मारदी ओ ते सियाणी बियाणी सी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। गौर से सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप भी जवाब दे सकते हैं। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 5 हरूफ काट दिए जाएं तो पहनने वाली एक चीज बन जाती है? कमर साहब ने तो जवाब देना, लंदन। क्या बनेगा बने। बहुत रॉयल चीज है और जिसके सर पे आ जाए उसकी तो फिर क्या ही बात है। मैं देखिए हिंट क्या, सारा कुछ बता दिया आपने। मैंने गाड़ी निकाल के आपकी तरह छोड़ने नहीं गई हूँ, मैंने हिंट ही दी है। जी, अब आप गाड़ी निकालिए और बताएं पाकिस्तान के आसपास कौन सा इलाका है? नहीं बूझ पाए, बता दें आप। ओके, तो इसका जवाब है ताजिकिस्तान। ताज बचता है। ताज बचता है। उसके पहले शौकत की अलामत ताज। किस तान काट दिया जाए। बहुत सारी तालियां आपकी नलायकी पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अदनान अली कादरी है। जी सर मैं खुडियाँ से तशरीफ लाया हूँ। खुडियाँ खास है। बहुत शुक्रिया। हम हाजिर हैं जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू। आप तशरीफ लाए, हम हाजिर हुए हैं। सर मैं माँ की शान में कुछ सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। चाननिया राता मैनू लगन हनेरिया चाननिया राता मैनू
लगन हनेरिया जदों दिया माए मैथों अखियां तू फेरिया माए तेरे जान ने ते जान कट लईए तेरे बाजों किसे मेरी खबर न लईए मुक्किया ने ओदों दिया मेरिया दलेरिया मुक्किया ने ओदों दिया मेरिया दलेरिया चन्निया राता मैनू लगन हनेरिया। थैंक यू सर। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरम है और मेरा सवाल कमर साहब से है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हमवतनों से क्या सबसे बड़ा क्या शिकवा है? मेरा नहीं ख्याल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हमवतनों से कोई शिकवा हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके अपने बहन भाई हैं, आप में से हैं और आपसे दूर होते हैं, तो मेरे ख्याल में तो आपको याद ही करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। नहीं आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादातर जो वैसे शिकवा है ना अपने पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तानी रिश्तेदारों से, बल्कि टू बी मोर स्पेसिफिक अपने भांजे भतीजों से कि यार मैं मकान बनवाने वास्ते तेनू किया सी सियालकोट च ते 1.5 करोड़ रुपया मैं तेनू भेज चुके हर महीने तेनू मैं 20 लाख भेजदा पुत्र घर कित्थे और भांजा भोला सा मुंह बना के कह देता ओ मामी घाटा पै गया घाटा पै गया कहता तू घर बनाने वास्ते पैसे दिते सी घाटा कित्थे पै गया ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਾਮੂ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਫੋਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। शॉपिंग लिस्ट पहुंच जाती है कि ये भेज दें। देखिए ये बातें आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता इस तरह से। आपकी जिम्मेदारी ऐसी है। अब आपने कब जाना है? मैं कल जा रहा हूँ, जाने आईफोन भेजना मैंने। बल्कि और दे जाना तो। जी मैं एक सॉन्ग पेश करूंगी। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया 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 मैं तेरे नाल ढोलना इको दिल सी रहा मेरे को लेना मैं ता लुटी गईया ढोलना मैं ता लुटी गईया लाइया लाइया हाय वे लाइया लाइया सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले ओ भी ना वे कदी हुण अखियां तोले सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले ओ भी ना वे कदी हुण अखियां तोले दिले शुदाई तेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा ऐ सियाना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना इको दिल सी रहा मेरे को लेना मैं ता लुटी गईया ढोलना मैं ता लुटी गईया लाया लाया हाय थैंक यू मैं तो लुटी गई। लगता है इनका भी कोई बाहर चला गया। गाना लगता था सर मैं तो लुटी गई। अब लगता है सीसीडी को शिकायत क्यों लगा रहा नहीं उन्होंने जो सीसीडी ने लाइयां लाइयां ना फिर नहीं, मुझे ऐसे मालूम हुआ है कि जैसे उनका कोई बाहर चला गया तो उसके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं चीचावतनी ज़िला साहिवाल से आया हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायर हूँ, मैं अशार लिखता हूँ। सर अपना लिखा हुआ एक शेर मैं जनाब की नज़र करना चाहूँगा। इरशाद। वजाहती देने का हुनर नहीं आया मुझको, हाँ। मैं मुखलिस हूँ उसके साथ समझाया उसको,
उसके वक्त हारे थे या मेरा सितारा था गर्दिश में, आहा। मेरे रोने के बावजूद भी न तरस आया उसको। क्या बात है। हलाकू खां दा बच्चा जाती कर गया ये मैंने मिलिया मैं छड़ना देने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा। इरशाद। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। वाह, बहुत अच्छे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे नीचे खुदाई करने लगे। तो करन दे हो सकता गैस निकला है। अच्छा, गूंगा बुराई कैसे करता होगा यार? गूंगा तो बुराई कैसे करता होगा? नहीं, मेरी बुराई करो, आप गूंगे हो, मेरी बुराई करो। रुपया एक नहीं खर्चना। क्या कहा है? ये कह रहा है कि खान नू भी पैसे नहीं देता जुनैद सलीम। ना खान नू दिंदा ना पैसे जान नू दिंदा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट जनाब वहीद खान लाला, पाकिस्तान के मारूफ सिंगर और उभरते हुए सियासतदान फवाद अहमद के रूप में। जनाब, अगर आप अहमद है तो सही नाम लेना जरा। सही नाम क्यों नहीं लेते? स्ट्रॉबेरी पार्टी तो ठीक नाम लिया ना। नहीं, स्ट्रॉबेरी पार्टी आपने नाम तो ले लिया। मैं यहाँ कोई रेडी लगा के नहीं बैठा हुआ। मैं पॉलिटिशियन, उससे पहले मैं एक सिंगर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ जो इलेक्शन लड़के वजीर आज़म बन के हक रखता है। ये जो आपने तजवीज़ दी है, ये पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रही है। ये जो आपने पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कहा है, आपने फरमाया कि जी अगर 1 करोड़ मेंबर बना लिया जाए तो, और 100 रुपया वो हर मेंबर दे, तो इस तरह हम जो है वो महाना हम 1 अरब इकट्ठा कर सकते हैं। महाना 1 अरब रुपया इकट्ठा कर, और 5 सालों में हम 60 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे। इस रकम से हम हर जगह उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। मेरा पहले सवाल ये छोड़े कितने आपके मेंबर बनते हैं, ये बताएं कि 60 अरब रुपए में आपने इलेक्शन लड़ना कैसे है? आपकी तो गरीबों की पार्टी है। अच्छा, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 अरब जो इकट्ठा हो जाना, ਤੁਸੀਂ किधरे जाके अपना मुल्क बना के रहो। मेरा नींद ने कोई नवा गाना बनाएंगे। नहीं, रहने को वीर साहब, मैं कहीं भी रह सकता हूँ किसी भी मुल्क में, लेकिन मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फंड जो इकट्ठा होगा, और ये सिर्फ 5 साल आप ना देखें, 5 साल के आगे बाद आगे 10 देखें, आपको भी जमाई आई है। यानी कि इसको कहते हैं बराबरी पार्टी। ये है बराबरी पार्टी कि अगर एक पार्टी लीडर को जमाई आ रही है तो बराबरी उसके एक झोपड़ी में नकारा बेकार पस्ती में रहने वाले, जिंदगी गुजारने वाले को भी आ रही है। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? झोंपड़ी की बात करें, नकारा न पूरा क्या होता है? अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। आपकी जो फ्लेक्सें लगी ना रिक्शे के पीछे, उनके ऊपर मिट्टी इतनी पड़ी है कि आपके असली बाल भी गंदे हो गए। क्योंकि भाई कसम लगे, ये इन्होंने कहा था मुझे कहने के लिए, क्योंकि यार आप इनको समझाया ना, फिर ये मुझे ना सीनियर होने का फायदा उठाते हैं। लिफ्ट में मुझे कोनियाँ मारते हैं, और इनकी कोनी का निशाना इतना जबरदस्त है, यूं मारते दाएं पे लगती बाएं पे, और दोनों हाथ यूं पकड़ के ना थप्पड़ भी मारते हैं। ऐसा ऐसे भी नहीं करने देते। आप ये बताएं कि आप 60 अरब रुपए से गरीबों की पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर तो आपकी सारी फिलॉसफी जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जिस पे आपने अपनी पार्टी खड़ी की है, ये तो उसी की नेगेशन है। ये तो क्या, जो आपका पॉलिटिकल कल्चर है, हम बिल्कुल इसको चेंज करने जा रहे हैं। आम पॉलिटिकल कल्चर में एक जो वोटर है उसको क्या मिलता है? कीमे वाले नान बिरयानी, बस, दैट्स इट। इस पर टरखा दिया जाता है। हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, आप खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं देंगे? नहीं, खत्म नहीं करेंगे। देखें, खत्म करके हमने मरना। हम लोग इसको 4 हाथ आगे जाके लेके जा रहे हैं। अच्छा, गरीब आदमी को हम देंगे इसमें पीना कोलाडा। अच्छा, टका मामा मियाँ लातू, ये क्या है? चंगी बोली है, लंग जानी सी है, फड़ाता ही यार। देखें, क्या है बता देना। ये एक इटालियन डिश है जो मैंने भी नहीं खाई भी। ये इटालियन नहीं, आपने कहीं से उठा लिए नहीं आपने। अच्छा, इसके बाद लफ्तरुंजर लातोर प्रोत्रेस। ये क्या है? ये होता है चिट्टे चौल, और उसके अंदर चने होते हैं साथ। अच्छा, ये जो नाम मैंने लिया ना, चिट्टे चौल और चने, अगर इसको आप खरीद के खाते हैं तो ये नाम होता है जो मैंने लिया। अच्छा। अगर आप खरीद कर नहीं खाते तो भंडारा कहलाता। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चौथी डिश है, वो आपने किसी गरीब ने खाई नहीं होगी, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं देखी होगी। उस पर हमारा अप्रॉक्स, हमारी जो कमेटी ने हिसाब लगाया, ऑडिट किया, 40 अरब तो सिर्फ उस डिश पे नाम हमारा बताएं। नाम उसका है
ਉੱਚੇ ਮਜਾ ਜਾਲੀ ਆਖ ਗਈ ਦੇਖੋ ਵਾ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸੌ ਢੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ मैं ਜੇ तेरी मेरी गल ना बनी ओ ओ ओ ओ गल नहीं बनी आपसे। बात ये देखें अभी भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और आप मुझे सीधा सीधा सवाल का जवाब दें हुजूर वाला। 60 अरब रुपए का आप इलेक्शन लड़ेंगे और फिर भी आप दावेदार हैं कि आप गरीबों की पार्टी बनाने जा रहे हैं। यार देखें 60 अरब मेरा होने वाला है, पेट में आपके दर्द है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे सपोर्ट करना भी सीखे ना कभी। एक तो बीवी आप कुछ बोल नहीं रही, बैठी हुई है, चीता फाड़ के पहन के आ गई है। आपको पता है वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये छोड़े कि 60 अरब खर्च कहाँ करेंगे, ये बताएं कि 60 अरब इकट्ठा कैसे करेंगे। उससे मजा जाली आख गई देखो वे कुड़ी अज हार गई तेरी सौदोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी ओ ओ ओ ओ। मेरा तो मेहंदी वाला गाना हुआ था तो मेरे पैसे ऐसे ही कटे किए थे। मेहंदी की ये रात मेहंदी की ये रात। फवाद साहब अगर आप हिम्मत करके ऐसे बैठ जाए ना 500-700 तो आपका दिहाड़ी का सच्ची मुच्ची इकट्ठा हो जाना है। यार वैसे आप जैसी लड़की को ना चार्जर से करंट पड़ जाता पता इतना बड़ा लीडर आपके पास मुस्तकबिल का बैठा हुआ आप चेयर पे तशरीफ रखे ना। नहीं जुनैद भाई इतना आसान नहीं है, मैं इस कुर्सी पे हरगिज नहीं बैठूंगा। आप जब तक आप मुझे वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे मैं यहीं पे बैठ के उज़्मा की कुर्सी पे तो आपको अवाम ही बिठा सकते हैं ना। फवाद भाई चुप करके इसी कुर्सी पर बैठ जाएं क्योंकि इसी चेयर पर बैठने के आपको पैसे मिलते हैं चैनल की तरफ से। आप बात ऐसी करें मेरे दिमाग में तो मेरा मुझे चक मरता हुआ नजर आ रहा है। आप ऊपर बैठ जाए ना। अच्छा आप कुर्सी पे बैठ के। नहीं मैं बैठूंगा नहीं, मैं जो दुनिया मेरी स्पीच का वेट कर रही है मैं हम भी वेट कर रहे हैं ना, कौन भी वेट कर रही है कि कब वजीर आजम साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे। मैं कौम का वक्त नहीं करता, विक्ट्री स्पीच के लिए ठीक लग रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। मतलब वैसे जुनैद भाई सीना मेरा ठीक है, ये ऊपर वाला यहाँ पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है। फवाद भाई आप अपनी टांगे माचिस में रख के सो सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग माय स्पीच माय पीपल मेरे लोगों। सबसे पहले हम आगाज करेंगे ओ कहते ये सयाम तेरी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट इज गवर्नमेंट। मैं आपके लिए खिदमत में आ रहा हूँ। आई एम द लीडर ऑफ पुअर पीपल बिकॉज आई लुक लाइक अ पुअर बिकॉज आई एम बराबरी सब टोटल इज इक्वल। और चूंकि इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ इंटरनेशनल लोग भी मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए मैं उर्दू में थोड़ी सी कर दूँ। आप बेफिक्र रहें, आप लोगों के जख्मों के मरहम के ऊपर पट्टी रखने के लिए आपका लीडर इंशाल्लाह मैदान में आएगा। नेक्स्ट पीएम आपके वोटों से मैं बनूंगा। मैं सिद्ध के दिल से बताऊं जितनी आप एक गरीब की हेल्प करेंगे आपको अल्लाह उतना अजर देगा, इतना अजर देगा आपको वे में गुमान में नहीं होगा। आपने मुझे अगर एक दिया है ना अल्लाह ताला आपको 10 जगहों से 10 चीज़ें देगा। और मेरी आदत नहीं है, मेरा मूड नहीं था ये कहने का, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है। मैं मांग नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इन फ्यूचर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे वज़ीर आज़म की शक्ल में देखेंगे, कुर्सी पर बैठूंगा आपकी खिदमत करूंगा। गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार लाल लाल है चुंदरी तेरी है ये चुंदरी कमाल गोरी करत सिंगार गोरी करत। पहली हुकूमत होगी जेडी वेला में लिया करेगी। अच्छा मेरी बात सुने, आप गरीबों से 100 रुपया लेंगे, आपको इस बात का इदराक नहीं है कि गरीब आदमी मानना 100 रुपया देने की पोजीशन में भी नहीं है। ये आपकी सोच है कि गरीब के पास 100 रुपया भी नहीं है, ई चलान की शक्ल में या फाइन्स की शक्ल में या दूसरी महंगाई को बर्दाश्त करने की शक्ल में गरीब का बहुत उसकी स्टेमिना बहुत है बर्दाश्त करने का। आपकी सोच है मैंने आना, मैंने इससे थोड़ा डबल डालना उस पर ताकि वो थोड़ा और उठे। जब और उठेगा तो मईशत आपकी ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगी, ऊपर जाएगी, बूस्ट करेगी। अच्छा इन्हीं 60 अरब से मईशत भी चलाएंगे आप? जी। अच्छा। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिस कौम के अंदर महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगाई, इसको बर्दाश्त करने की अगर वक़्त नहीं है वो कौम नाकाम है। अपने देखो बर्दाश्त करेंगे इसका मतलब आप लोग मजबूत हैं। और मैं बड़ा बोल नहीं कहता, यही कौम आपको करके दिखाएगी। क्या? ओ गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार पैसे इकट्ठे होने लग पड़ेंगे। अच्छा ये दावा किस बुनियाद पे करते हैं? नहीं एक मिनट ठहर जाए ना। करंट लगा आपको, मुझे डरा दिया। सवाल पूछ रहा हूं भाई मेरा त्राह निकाल दिया आपने एकदम से। आप ये दावा किस बुनियाद पे करते हैं कि आप कौम की आखिरी उम्मीद है? भाई देखिए मैं इसलिए दावा करता हूँ कि मुझे रोज़े रोशन से पता था, जब मैं पैदा हुआ हूँ मुझे पता चल गया था इस कौम की किस्मत मेरे हाथ लिखी हुई है। ये मुल्क मेरे लिए ख़ानदान है, ये मेरे सारे बहन भाई हैं,
लेकिन ये कैमरामैन मेरा भाई नहीं है। क्यों? ये गुटखा खा रहा है। अब मेरी खार है कि यही गुटके वाला 100 रुपया उसने मुझे देना था मेरी पार्टी में। और आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको सैंडविच देने से पहले आधा घंटा ये करके दिखाऊंगा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी आए। मसला है वे सिर्फ मैनू नहीं कहती, पता नहीं और किन्नू किन्नू कहंदी है सैया मैं तेरी आए, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी आ। बराबर पार्टी, बराबर पार्टी। वैसे मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप 60 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे। नहीं देखें, बात तो उसके खिलाफ भी होती थी, कहते थे यार जी क्या अस्पताल बनाएगा, लेकिन बन गया। उत्तरीय में क्या बोल गया नहीं। और जहाँ तक जुनैद साहब 60 अरब रुपए की बात है, एक और प्लान है। देखें मुल्क में कितना नौजवान है, 60% आपका यूथ है, और ये यूथ एक नंबर का शरारती है। इनमें जो लड़का सिगरेट पीता है ना, वो 4 टाइम का सिगरेट बचाए और उसको पैसे मुझे दे दे। 120-150 रुपया बनता है 4 सिगरेट का। देखें उससे ये होगा कि एक तो फंड भी मेरे पास सिगरेट की मद में आ गए, उनके पैसों के बस। दूसरा उन लड़कों की सेहत बचेगी, सेहत बनती रहेगी। और ये नहीं यार जुनैद भाई, मेरे आइडियाज खत्म नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माय माइंड, आई एम क्रिएटिव एज वेल। ये 1 का 2, 2 का 10, 10 का 5, 5 का फिर सिफर बनाना मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो मेरी ये पार्टी का मैनिफेस्टो आपको कैसा लगा मंशूर? बहुत अच्छा, बहुत कन्विंसिंग। तो बस फिर आपसे शुरू करते, 100 रुपया दें आप। यार चले रहने दे, आप हमसाए, मैं आपको आप 50-50 2 किस्तों में कर देना। ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात। लेकिन कहते हैं कामयाब लोगों के होंठों पर हमेशा 2 चीजें होती हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। मुस्कुराहट मसाइल हल करने के लिए और खामोशी मसाइल से बचने के लिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।